नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग 10 का मैथमेटिक्स। इसमें वर्ग 10 के क्लास जो चल रहे हैं उसमें हम लोग पॉलिनोमियल का भी क्लास ले रहे हैं और पॉलिनोमियल क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुपद पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान कैसे निकालते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका कोफिशिएंट टर्म वगैरह सब हम लोग जान चुके हैं। इसके साथ साथ जो अंतिम कक्षा हुआ था उसमें हम लोग यह जाने थे कि बहुपद का शून्य कैसे निर्धारित करते हैं, यानी कि किसी बहुपद का शून्य कैसे प्राप्त करें। शून्य को मूल भी कहते हैं, आगे हम लोग द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे। तो उसमें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद का तो एक ही टाइप होता है, उसका हम शून्य निकाल चुके हैं। द्विघात बहुपद के अलग अलग टाइप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हमने बताया कि कैसे उसका शून्य हम लोग निकालेंगे, तो उसके द्वारा आप उसको कर सकते हैं। त्रिघात बहुपद का भी हम लोग शून्य निकालेंगे, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेना और जरूरी है जिसका इम्पोर्टेंस उसमें पड़ेगा। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज इसमें हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। अब 30 मिनट 40 मिनट नहीं, मतलब 25 मिनट 30 मिनट नहीं, सोच रहे हैं कि 40-50 मिनट आप लोग को समय दें, क्योंकि एक क्लास में 20 मिनट 25 मिनट में कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है और हम समझाने के क्रम में इतना ना ज़्यादा उसको समझाने लगते हैं कि कम ही टर्म हम क्लियर कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, और आप सभी जो भी वीडियोज देख रहे हैं उन सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, आप अपने दोस्तों को बताएं, उनको दिखाएं। और हम समझते हैं कि आप जितना बेहतर समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, उतना बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो उसको ज़रूर बताएंगे, आपको नंबर भी पता है। जहाँ भी डाउट की जैसे दिक्कत हो उसको करेंगे। ऐसे तो हम एक एक टर्म को क्लियर करके बताते हैं, एक एक टर्म को क्लियर कर ही रहे हैं। फिर भी अगर कोई किसी तरह की परेशानी हो, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं उन सब के लिए हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं है विद्यार्थी जो मेरे पास है सिर्फ उसी के लिए नहीं है जब यह क्लास चल रहा है। इससे मेरा यह कोई उद्देश्य नहीं है कि मेरा जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उसी को लाभ मिले। हम चाहते हैं जितना भी ज़्यादा हो सके, और यह आप लोग को बताए हैं, बताते भी हैं कि मैथ और साइंस ऐसा चीज़ है कि रटने से समझ में नहीं आता है। रटेंगे जितना उतना ही कमज़ोर होंगे। प्रत्येक जब उसके कंसेप्ट के तह तक आप पहुंच जाएंगे, उसके एक एक चीज़ को बारीकी से देखना समझ जाएंगे, तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। और देखिए, पढ़ने का एक सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है कि किसी चीज़ को वैसे पढ़ें कि जैसे उसको हम समझें, सामने वाले को हम उस तरह से उसको बता सकें। ऐसा समझ करके पढ़ें कि उसमें से अगर कोई भी चीज़, कोई कारण पूछता है कि यह कहाँ से आया, यह कैसे आया, तो आप उसको पूरा फुल सेटिस्फाई कर दें कि यह कैसे आ रहा है ना। मैथ में, साइंस में सबका कारण होता है कि यह कैसे हो रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सारे कारण को उसमें आप देखेंगे। इसमें हम प्रत्येक एक टर्म को हम अपने से जितना इसमें है कि समझ रहे हैं कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, उस सबको तो क्लियर कर ही रहे हैं। फिर भी हो सकता है कि मेरी बात कभी कभी अगर समझ में नहीं आए तो उसको ज़रूर आप बताएंगे। देखें, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, आगे बढ़ने से पहले अभी आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें शून्यक तो निकाल चुके हैं, रैखिक बहुपद का, द्विघात बहुपद का शून्यक को निकालने के लिए तरीका हम बताए हैं। बस 2 स्टेप 3 स्टेप में काम करेंगे, आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले कोई भी बहुपद दिया गया है तो उसको 0 के बराबर कर लें।
जीरो के बराबर ही क्यों करते हैं आप जानते हैं। और उसके बाद उसको हल करें, हल करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। रैखिक बहुपद को जीरो के बराबर करते हैं, उसमें चूंकि रैखिक बहुपद में एक ही चर होता है इसलिए उसको हल करना आसान होता है, लेकिन द्विघात बहुपद में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसको इसीलिए हम टाइप वाइज अलग अलग करके बताए हुए हैं कि द्विघात बहुपद को हम दो रैखिक बहुपद में चेंज करते हैं और फिर उसका हम शून्यक निकालते हैं। शून्यक कहने का मतलब आपको पता है कि किसी बहुपद में चर का वह मान जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर, रखने पर उसका मान शून्य जब आता है तो वही चर का वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब हम इसमें अभी पढ़ने क्या जा रहे हैं आगे को देखने के लिए, चूंकि इससे कुछ ऑब्जेक्टिव टर्म भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। अभी हम एक टर्म है, पीछे क्लास में ऐसे हम ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं, जब हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे उसमें बताए हुए हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं अब हम ऐसे ही आगे इसको बता दें तब दिक्कत हो जाएगा, जो क्लास नहीं किए हुए हैं मेरा ऑफलाइन, इसलिए हम इस टर्म को फिर से क्लियर कर रहे हैं। गुणज और गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड यानी कि मल्टीपल एंड फैक्टर। हम समझते हैं कि जो भी विद्यार्थी रियल नंबर को पढ़ा होगा वह गुणज और गुणनखंड को बहुत अच्छे तरीके से जानता होगा, क्योंकि गुणज और गुणनखंड इसका एक और नाम है। गुणज को कहते हैं अपवर्त्य, कहीं नाम देखने के बाद याद आ रहा होगा। गुणनखंड को कहते हैं अपवर्तक। अब याद भी दिला दें कि यह कहाँ मिला हुआ है आपको। एलसीएम और एचसीएफ आप लोग रियल नंबर में पढ़े होंगे, वहां पर इसकी चर्चा की गई होगी। एलसीएम में, एलसीएम का पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि सबसे छोटा सम मतलब बराबर और गुणज दी गई संख्या का वही लसा होता है। और मौसम में पढ़े हैं गुणनखंड यानी कि अपवर्तक, महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, सम मतलब बराबर और अपवर्तक मतलब गुणनखंड। यह देखिए गुणज और गुणनखंड, जैसे कोई भी दो सामग्री, दो वस्तु, दो नंबर या कोई भी दो थिंग लेते हैं तो एक का जब दूसरे के साथ रिलेशन होता है तो दूसरे के साथ का पहले के साथ भी कोई ना कोई रिलेशन होता है। सामान्य शब्द में हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ए और बी दिया हुआ है तो अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो निश्चित रूप से बी का ए के साथ भी रिलेशन होगा। यानी कि अगर हम कहते हैं कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो बी भी ए के साथ कोई रिलेशन है, इस रिलेशन का भी एक नाम होगा, तो बी ए का क्या होगा, तो या तो पुत्र होगा और नहीं तो पुत्री होगा निश्चित रूप से। वैसे ही जब दो के बीच एक नाम आता है, हमेशा यह आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी कोई भी एक टर्म अकेला आता कहीं नहीं है। जहां भी कोई आता है तो हमेशा एक युग्म के रूप में आता है, एक पेयर के रूप में आता है, एक नाम तो कहीं होता ही नहीं है। अकेला कोई है तब तो ठीक है, लेकिन अकेला जब भी रिलेशन क्लियर होगा तो दो के साथ होगा, एक का अगर दूसरे के साथ कोई रिलेशन है तो दूसरे का पहले के साथ भी कोई न कोई रिलेशन होगा। तो यही चीज यहाँ पर गुणज और गुणनखंड में है, यह दोनों एक साथ आते हैं। अब जैसे देखिए, क्या हम एक एग्जाम्पल से इसको समझाने का प्रयास करते हैं, एक एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं 6 और 2 हमने नंबर ले लिया, अगर 2 से 6 में भाग दे, 2 से 6 में भाग दे तो यह
पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा 2 से। तो हम कहते हैं कि 2 6 का गुणनखंड है। यह एरो का नोक जिधर है वह इसके लिए बता रहा है। यहाँ पे 2 है किसका? 6 का। क्या है? गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। तो जब 2 6 का कुछ है तो 6 भी 2 का कुछ होगा निश्चित रूप से। तो 2 6 को विभाजित कर रहा है, यानी कि 2 में गुणनखंड मैंने भाग देने पर जितना भागफल आ रहा है उतना से 2 में गुना कर दे तो 6 आ जाएगा। यानी कि 2 में उस संख्या से गुना करे तो 6 का जन्म हो जाएगा। यानी कि 6 2 का क्या होगा? गुणज होगा। क्या होगा? गुणज होगा। यानी कि डिफिनिट है कि अगर 2 संख्या दी गई हो, एक संख्या अगर दूसरे को पूरा पूरा विभाजित करता है तो पहला दूसरे का गुणनखंड कहलाएगा और दूसरा पहले का गुणज कहलाएगा, जैसे यहां पर है। अब यहां पर गुणज का एक और नाम हम दिए हैं अपवर्त्य, गुणनखंड का नाम दिए हैं अपवर्तक। यहां पर थोड़ा सा आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं परिभाषा के अनुसार, है ना। 2 धनात्मक पूर्णांक A तथा B में यदि A B को पूर्ण विभाजित करता है, पूर्ण विभाजित करता है। अभी हमने क्या बताया कि जो नंबर दूसरे नंबर को पूरा पूरा विभाजित करेगा वह दूसरे का क्या कहलाएगा? गुणनखंड करता है, तो ए क्या कहलाएगा? गुणनखंड। यानी अपवर्तक। और बी क्या कहलाएगा? गुणज। यह क्या होगा? गुणज का एक और नाम अपवर्त्य। अब देखिए, यहां तो हमने जान लिया कि गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है ना। हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, अभी तो हम 10th क्लास के स्टडी कर रहे हैं, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में आपको बताया गया है कि अगर एक बहुपद दूसरे बहुपद को भाग दे और भाग देने पर शेषफल यदि 0 आ जाए तो पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड कहलाता है। यही बात तक पहुंचाने के लिए हम आपको बात बताया है। पूर्ण विभाजित का मतलब भी यही होता है। पूर्ण विभाजित का मतलब होता है कि अगर एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग दे, जैसे यहां देखिए 2 से अगर 6 में भाग दें तो 3 भागफल हो गया, 6 हो गया, घटाएंगे तो 0 हो गया, शेषफल 0 आ गया। इसलिए यह 2 6 का गुणनखंड है। यानी कि किसी दी गई संख्या को वैसी सभी संख्याएं जो भाग देने पर 0 शेषफल देती है वह सभी उसका गुणनखंड कहलाती है, जिसके कारण गुणनखंड की संख्या निश्चित होती है, वह 2 4 5 जो भी हो। और गुणज क्या होता है? तो गुणज दी गई संख्या में किसी दूसरी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह प्राप्त होने वाली सभी संख्याएं उस दी गई संख्या का गुणज कहलाता है। तो जैसे हम 2 ले, 4 ले, 5 ले या कोई भी संख्या लें तो उसमें दुनिया के किसी भी नंबर से गुणा करें तो हमें एक नंबर प्राप्त होगा जो कि गुणज होगा। इसलिए गुणज का जो संख्या होता है, गुणज का जो नंबर होता है
वह अनंत होता है, अपरिमित होता है, बहुत ज्यादा होता है, उसमें आप निश्चित नहीं कर सकते, है ना। यानी कि यहां से बहुत सारी बातें अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी हम लेते हैं। जैसे देखिए, हम कहें कि 8 का गुणज, तो क्या होगा? तो 8 के गुना 8 में की संख्या से गुना करने पर जो भी आपको नंबर प्राप्त होगा वह सभी गुणज होगा। तो 8 में अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 आएगा। 8 में 1 से गुना करते हैं 8 आएगा। 16, 24, 32 एंड सो ऑन। यानी देख लीजिए, यहां पे हम यह डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि किसी दी गई संख्या का कितना गुणज होगा। अब जैसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कोई नंबर दे करके कि इस संख्या के गुणज होंगे, और ऑप्शन में रहता है 1, 2, 3, चाहे जो भी हो, और रहेगा इनमें से कोई नहीं, तभी बताइए कि ऑप्शन में आपका आंसर क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणज अनंत होता है। तो अगर ऑप्शन में अनंत दिया हुआ है या अपरिमित रूप से अनंत दिया हुआ है तो वह आपका आंसर होगा। अन्यथा 1, 2, 3 यह काउंट नहीं हो सकता है कि किस संख्या का गुणज कितना होगा। यह हो गया, यह गुणज की बात हुई। अब इसी संख्या का गुणनखंड हम देखें। गुणनखंड हम देखें तो अभी हमने बताया कि गुणनखंड कौन होता है। तो दी गई संख्या को वह सभी संख्या जो पूरा पूरा विभाजित करके शेषफल 0 दे देता है वह सब उसका गुणनखंड होता है। यानी कि अगर 8 में 1 से भाग देंगे तो शेषफल 0 मिलेगा, 1 हो जाएगा। 2 से भी विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 मिलेगा, यानी कि 2 भी हो जाएगा। 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा। 5 से नहीं होगा, 6 से भाग नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से लगेगा। अब अगर पूर्णांक की हम बात करें तो इन 4 पूर्णांकों के अलावे, अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक दोनों आता है। तो ये प्लस वाला हमने लिखा है, माइनस वाला से भी यह पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी कि इसी का प्लस और इसी का माइनस, इससे यह 8 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए कि हम ए और बी क्या लिए हैं? धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, इसलिए हम धनात्मक में ही काम कर रहे हैं, है ना। अब कहने के लिए यह माइनस से भी पूरा पूरा विभाजित होगा, सिर्फ पूर्णांक के लिए हम कह रहे हैं। और भी से पूरा पूरा विभाजित हो सकता है, लेकिन उसका दूसरा फॉर्मेट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कि अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो इस 4 के अलावे दुनिया में कोनो भी ऐसा पूर्णांक नहीं है जो 8 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। इसलिए इस 8 का जो गुणनखंड होगा केवल 4 होगा। यानी कि यह गिनती के नंबर आते हैं, गुणनखंड यह गिनती के होते हैं कि इतना ही होगा, यह निश्चित होता है, यह अनंत नहीं होता है। तो यहां से यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, कोई संख्या दे करके कि कोई भी संख्या दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके कितने गुणनखंड होंगे या इसके कितने गुणज होंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी संख्या के लिए गुणज पूछा जाए तो आपका आंसर अनंत होगा, अपरिमित रूप से अनंत होगा। और गुणनखंड जब पूछा जाएगा तो आप चेक कर लेंगे कि कौन कौन धनात्मक पूर्णांक से। अब देखिए 2 बातें हैं, अगर धनात्मक पूर्णांक कहेगा तब प्लस वाला केवल देखेंगे, और सीधे अगर पूर्णांक कहता है तो जितना आप धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे प्लस में
वह सब माइनस वाला भी उसको पूरा पूरा विभाजित करेगा, तो उसका तो गुना कर लेंगे, यह हो गया। तो ऐसे हम बता देंगे। अब देखिए, अभी हमको यह हम कंसेप्ट इसलिए दिए हैं क्योंकि हमको गुणज और गुणनखंड अभी पढ़ना है बहुपद के लिए। यह सामान्य नंबर के लिए हमने दिया कि नंबर के लिए गुणज और गुणनखंड, मल्टीपल और फैक्टर, अपवर्त्य और अपवर्तक कैसे निर्धारित करेंगे, अपवर्त्य कौन होता है, अपवर्तक कौन होता है, इसकी संख्या कैसे निर्धारित करते हैं, यह हो गया। अब इसमें हम लोग बहुपद में देखेंगे कि आखिर में बहुपद में गुणज और गुणनखंड कैसे निर्धारित होता है। ऐसे तो यह 9th क्लास में पढ़ना है पूर्ण कॉन्सेप्ट में, शेषफल प्रमेय, भागफल प्रमेय के द्वारा, यह सब एक थ्योरम के द्वारा हम लोग को जानना है। फिर भी यहाँ पर हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि इधर एग्जाम्पल दिए हैं, इधर डिफिनीशन दिए हैं, यहाँ पर बताए हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ पर सबको डिस्क्राइब कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुपद का गुणनखंड कैसे हम निकालेंगे। अभी हमने तो यह जान लिया कि गुणनखंड कौन होता है, तो वह संख्या जो किसी दी गई संख्या में भाग देने पर शेषफल को शून्य देता है, आपका गुणनखंड कहलाता है। अब ध्यान देंगे थोड़ा कैसे हम निर्धारित करते हैं। तो शेषफल शून्य कैसे आता है, शेषफल कैसे निर्धारित करते हैं। शेषफल प्रमेय के द्वारा हम लोग जाने हुए हैं 9th क्लास में, थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि अगर बहुपद कोई दिया हुआ है px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा, वह कोई भी हो सकता है, त्रिघाती, चतुर्घाती, पंचघाती या nth घाती, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यहां पर अगर कहा जाता है कि x माइनस 5 से इस बहुपद में भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो क्या करते हैं हम कि इस बहुपद को हम 0 के बराबर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 0 के बराबर, तो यहां पर x बराबर 5 हो जाता है। अब इस x के मान को अगर इस बहुपद में रखते हैं और बहुपद में रखने पर जो मान आता है, जो अचर मान आता है, वही मान इससे इसमें भाग देने पर शेषफल का मान होता है। तो यह चूंकि 9th का कंसेप्ट है, यहां पर यह प्रूफ करके 9th क्लास में हम लोग को पढ़ना है कि कैसे इसको निर्धारित करते हैं। अब थोड़ा देखेंगे इसमें कि जो 10th क्लास में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा जाता है वह किस प्रकार से पूछा जाता है। ध्यान देंगे, यदि x माइनस ए बहुपद px का एक गुणनखंड हो तो बहुपद का शेषफल होगा। अब देखिए, ये तो यहां पे स्पष्ट ही है, x माइनस से इसका गुणनखंड है, x माइनस से बहुपद px का गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है तो निश्चित रूप से इससे भाग देने पर शेषफल का मान 0 आएगा,
यानी कि अगर हम यहां पर इसको रख देते हैं शेषफल बराबर क्या करेंगे, तो यहां पर x का मान यहां पर हम रख देंगे, यानी कि x बराबर a रख देंगे, x बराबर a रख देंगे, तो क्या होगा PA, और यह किसके बराबर आएगा, 0 के। क्यों आएगा, क्योंकि यह इसका गुणनखंड है। अब इसका अपोजिट देखेंगे कि कैसे। यहां तो अभी हमने बताया यह बहुपद के लिए काम हो रहा, अभी अचर के लिए बताया, वही टर्म यहां पर आ रहा है कि x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो बहुपद का शेषफल क्या होगा। जो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझाया उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर है। शेषफल 0 अगर आता है तभी कोई नंबर उसका गुणनखंड होता है, और स्पष्ट रूप से यहां पे कह रहा है कि इतना इसका गुणनखंड है, तो शेषफल क्या होगा, तो निश्चित रूप से शेषफल 0 होगा। और यह शून्य कैसे, अगर इसको दिखाना भी होगा, साबित भी करना होगा, तो हम करेंगे क्या, x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर a, और उस x के वैल्यू को इस बहुपद में रख देंगे, और रखने पर अगर वह 0 आ जाता है तो वह उसका गुणनखंड होगा। अगर कहेगा कि इसको जांच करके बताइए तब। अब दूसरा पॉइंट देखिए इसका रिवर्स ऑर्डर, यानी कि अगर जैसे यहां पर दिया गया कि x माइनस ए बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो बहुपद का शेषफल क्या होगा। अब देखिए कि कहा जाए कि यदि x बराबर a के लिए px 0 हो, px का मान 0 हो, तो px का एक गुणनखंड होगा। अब देखिए, यानी कि x बराबर 1 को हम इसमें रख दें और रखने पर उसका मान 0 आ जाए, तो इसका अपोजिट यानी क्या हो जाएगा, तो गुणनखंड के लिए क्या होगा, x बराबर a, तो x माइनस a बराबर 0, यानी कि इसका गुणनखंड हो जाएगा कौन, x माइनस a। x माइनस a जो 0 के बराबर आ रहा है वही उसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि गुणनखंड बराबर x माइनस। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी हो सकता है कि कोई इसमें दिक्कत हो, तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे अगर कहा जाए कि थ्री एक्स माइनस 5 यह नहीं लिखिए, इसको लिखिए हाँ कोचिंग में कथी के हमारा नहीं पता गल बड़े के भेले बा एकरा भेले बा तो चाचा से पूछ न ला। पापा अच्छा दे दो
देखते हैं कि एग्जाम्पल इसके द्वारा। या जैसे हम यहां पर लिखे कि x बराबर 3/5 के लिए p x बराबर 0। तो गुणनखंड के लिए क्या करेंगे बताइए। जैसे यहाँ पे काम किए हैं, गुणनखंड के लिए यहाँ पे x बराबर 3/5 होगा, 5 भाग में इधर आएगा तो गुना में 5x बराबर 3 हो गया, तभी क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 बराबर 0। अब इतना के लिए 0 आ रहा है, इसलिए गुणनखंड इसका कौन होगा 5x माइनस 3। गुणनखंड जो होगा वह हो जाएगा 5x माइनस 3। ठीक है, यानी कि इसको हम सांकेतिक रूप में लिखें, दैट इज x बराबर के लिए pk बराबर 0, तो गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड सीधा हम कह सकते हैं यहां पर हो जाएगा x माइनस के। यह बहुपद का जो शून्यक देगा, जैसे इसका शून्यक यानी कि x बराबर a के लिए px का मान 0 है, तो निश्चित रूप से यहां पर इसका इस बहुपद का शून्य कौन है a है ना। तो अगर कोई शून्यक दिया हुआ है, इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। एक और कंसेप्ट इसको हम लिखते हैं, पहले यहां समझ लीजिए कि अगर x माइनस ए x का एक गुणनखंड है तो उसका शेषफल हमेशा 0 होगा। शेषफल यानी कि x का मान अगर a रखते हैं तो उसका वैल्यू 0 होगा। इसके अलावा अगर x बराबर a के लिए px का मान 0 हो, px 0 हो रहा है x बराबर a के लिए, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि यह जो a है इस px का शून्यक है, तो इसका एक गुणनखंड कौन होगा, तो यहाँ पर x बराबर a करेंगे, a को उधर ले जाएंगे तो x माइनस a बराबर 0 यानी कि 0 आ रहा है, इसलिए यही इसका गुणनखंड हो गया। वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी हमने बताया, इसको दूसरे रूप में एक और पॉइंट इसको करके हम दिखाते हैं कैसे इसको हम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि अब यहां पे देखेंगे हम एक और पॉइंट इसका हम नोट करते हैं कि px का एक शून्यक -√2 हो तो एक गुणनखंड होगा। अब ध्यान रखिए, px का एक शून्य कितना हो, यानी कि x का यह वह मान है जिसको इसमें रखेंगे तो वह 0 के बराबर हो जाएगा। तो गुणनखंड क्या होगा, तो इसका देखिए गुणनखंड का मतलब हो गया शून्यक तो यह है, तो x बराबर -√2 हो गया, तो निश्चित रूप से -2 इधर आएगा तो प्लस, तो x + √2 = 0। अब यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। या इसको हम अपोजिट कर दें कि px का एक शून्य a हो तो इसका एक गुणनखंड होगा, तो a होगा तो x बराबर a, तो x माइनस a बराबर 0 यानी कि x माइनस a गुणनखंड हो जाएगा। इसको देखिए और भी हम लिख सकते हैं कि px का एक गुणनखंड x
प्लस ए हो तो शून्यक होगा। सीधा सीधा बात है। अब x प्लस ए है तो x प्लस ए बराबर 0, तो x बराबर माइनस ए, तो यही इसका शून्यक हो गया। अब देखिए, शून्यक निकालना हो, गुणनखंड निकालना हो या 9th क्लास के शेषफल का प्रमेय वही करता है, यानी कि गुणनखंड जो दिया रहेगा वहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे, ले जाकर के रख देंगे, जो मान मिलेगा वह शेषफल प्रमेय होता है। जैसे कि अगर कहा जाए कि x 3x माइनस 5 बहुपद px का एक गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो सीधा बात है, यहां से x का मान निकालेंगे, x का मान ले जाकर यहां पर रख देंगे, तो जो आएगा वही उसका शेषफल हो जाएगा। यह बिना विभाजित किए हुए, बिना भाग दिए हुए हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, है ना। यानी कि फिर से समझिए कि कहा जाए कि यह बहुपद px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तो यहां पर इसका शेषफल क्या होगा, या अब जब शेषफल क्या होगा तो यहां से x का मान लेकर रखेंगे और यहां से शेषफल निकाल लेंगे। अब नहीं तो अगर आपको दिखाना है कि यह एक गुणनखंड है तो x का मान ले जाकर के रखिए, गुणनखंड है या नहीं है, x का मान बहुपद px में रखेंगे, अब बहुपद का मान निकालेंगे। अगर बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ तो वह गुणनखंड है, अब बहुपद का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं है। जैसे यहां से x का मान निकालिए, इसमें ले जाकर के रखिए, अगर 0 मिला तो गुणनखंड होगा और 0 नहीं मिला तो गुणनखंड नहीं होगा। यह शेषफल प्रमेय के द्वारा हम निर्धारित करते हैं। चलिए अब यहां से हम गुणनखंड, गुणज, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव अगर इससे पूछेगा तो यह काम कर सकते हैं। फिर से एक बार समझें कि अगर किसी बहुपद px का एक गुणनखंड x माइनस ए है तो उसका शून्य क्या होगा, तो x माइनस ए बराबर 0 यानी कि x बराबर a, तो a हो जाएगा उसका शून्य। अगर कोई कहता है कि किसी बहुपद px का एक गुणनखंड 3x माइनस 5 है तो इसका शून्यक होगा, इसका शून्यक होगा, तो क्या होगा, तो 3x माइनस 5 बराबर 0, तो 3x बराबर 5, तो x बराबर 5/3, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और यदि अगर कहेगा कि बहुपद px का एक शून्यक कुछ भी है दिया हुआ है, और जैसे आप √2 दिया हुआ है, अगर आपको कहता कि px का एक शून्य √2/3 है, √2/3 है, तो आप क्या करते, x बराबर √2/3, तो 3 भाग में रहेगा तो गुना में 3x बराबर √2, तो 3x माइनस √2 बराबर 0, यही आपका तब क्या हो जाता, गुणनखंड हो जाता। यह देखिए यह है बहुत आसान, लेकिन इसको थोड़ा सा रिप्ले करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर हमको बस ध्यान रखना है शून्य का, चर का, कहां से उसका टर्म कौन सा लिया जा रहा है ना, बस उसको ध्यान में रखेंगे। आप इसको समझ करके प्रत्येक एक टर्म को क्लियर करके हमने बता दिया कि कौन क्या है, कैसे है। यहाँ पे 4 पॉइंट समझाने के लिए हमने प्रयोग किया है, यहाँ पे उदाहरण भी हमने बताया है। अब इसके द्वारा आप निश्चित रूप से इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा अगर इसको ध्यान से करते हैं तो। अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत आसान है, बहुत आनंद आएगा। इससे संबंधित अपने से ही नहीं हो तो कुछ भी रख लीजिए, कोई भी डिजिट रख लीजिए और रख करके उसको बनाइए। दिक्कत होता है तो वह प्रश्न आप मेरे व्हाट्सएप पर कीजिए, नहीं हो तो वीडियो चल रहा है उसको पुश कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कहां दिक्कत हो रहा है उसको मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, फिर से उसको हम क्लियर करके बताएंगे। जहां पर जिसको दिक्कत हो उसको हम क्लियर करेंगे। कोई भी विद्यार्थी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मुझे बताएंगे अपने परेशानी को, हम उसको क्लियर करेंगे, है ना। प्रत्येक एक टर्म इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं। यह तो हो गई बात कि बहुपद के लिए गुणनखंड और गुणज कैसे निर्धारित करेंगे, है ना। तो आप जैसे मान लेते हैं कि x माइनस ए से px में भाग देते हैं, जिसके कारण इसका शेषफल 0 आ जाता है, या
इतना इसका गुणनखंड है तो px इसका क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। यानी कि आप पांचवा पॉइंट नोट का लिख सकते हैं कि x माइनस a px का गुणनखंड है तो px x माइनस a का गुणज होगा। अभी जो गुणज और गुणनखंड का कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग हम यह लिख सकते हैं। यह आपका हो गया गुणज और गुणनखंड किसके लिए, बहुपद के लिए, क्योंकि हम लोग बहुपद में ही पढ़ रहे हैं। यहां अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे गुणांक और शून्यक में संबंध बताने से पहले हम बहुपद का आरेख भी पढ़ लेते हैं, बहुपद का ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा इसको जान लेते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ग्राफ आप सभी पढ़े हुए हैं, ग्राफ की बात शुरू हो जाती है, ग्राफ बनाना वर्ग 7 या 8 से ही शुरू हो जाता है। 9th क्लास में भी आप लोग ग्राफ बनाना सीखे हुए हैं। इसके लिए एक्सिस की जरूरत होती है। हमने नंबर लाइन पढ़ा 9th क्लास में, सबसे पहले नंबर लाइन जहां पे सिर्फ नंबर को डिनोट किया जाता है। कोई भी वास्तविक संख्या जो होती है कैसे इस पर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर लाइन क्या होता है, तो किसी समतल में खींची गई वह सरल रेखा जिस पर प्राप्त किसी भी वास्तविक संख्या को हम अपने अनुसार प्रदर्शित करते हैं, उस रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। तो इसके लिए करते क्या है, आप तो जानते हैं कि दोनों ओर से तीर का निशान लगा हो, यानी कि दोनों ओर से वह अशांत हो, यानी कि अपरिमित रूप से इधर भी बढ़ा सके, अपरिमित रूप से इधर भी बढ़ा सके, दोनों में से किधर का भी पॉइंट फिक्स नहीं हो, इसको कहते हैं रेखा। और एक पॉइंट फिक्स कर दें और एक पॉइंट फिक्स नहीं हो तो इसको कहते हैं रेखा किरण, लाइन रे कहते हैं इसको। और जब दोनों पॉइंट फिक्स हो जाए तो इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। हम कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं तो हमेशा लाइन सेगमेंट का हम यूज करते हैं, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट ही है जिसका मेजरमेंट संभव है। अन्यथा ना तो रेखा किरण का मेजरमेंट कर सकते हैं और न ही रेखा का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम संख्या रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तविक संख्या अनंत है, हमको पता नहीं है कि वह इधर कहां तक जाएगी और इधर कहां तक जाएगी। मतलब कि हम जब रेखा खींचते हैं तो सबसे पहले उसका ओरिजिन निर्धारित करते हैं, और संख्या का ओरिजिन पॉइंट होता है शून्य। शून्य से या तो धन की ओर बढ़ेगा नहीं तो ऋण की ओर बढ़ेगा। धन की ओर किधर, इधर, यानी कि राइट साइड जो बढ़ता है, राइट पार्ट जो होता है वह पॉजिटिव पार्ट होता है, और लेफ्ट पार्ट जो होता है वह निगेटिव पार्ट होता है। यह लेफ्ट पार्ट हो गया जो निगेटिव होता है और यह पॉजिटिव होता है। यहां से हम अपने आवश्यकता के अनुसार इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट को लेते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। इसमें आप पढ़े हुए हैं, इसमें वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय सब संख्या आती है। इसमें पूर्णांक इंटीजर को कैसे दिखाते हैं आपने निर्धारित करना सीखा है कि 2, 5 को कैसे निर्धारित करेंगे, √2, √3, √11 को कैसे निर्धारित करेंगे, इसमें डेसिमल को कैसे निर्धारित करेंगे, इसमें और भी रूट अंडर डेसिमल का जो मान आएगा यह कैसे, यह सारे काम हम लोग कर चुके हैं संख्या रेखा पर दिखा करके। 9th क्लास में एक एक पार्ट को हम लोग समझ चुके हैं। अब यहां पर ग्राफ में हमको सिर्फ इस संख्या रेखा से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब हम लोग समतल में काम करेंगे। अब यहां पर 2 वेरिएबल हमको मिलेगा, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, यानी कि एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। यानी कि जैसे हम लिखते हैं y बराबर 3x + 5, यहां पे यह लिखा, यानी कि y का मान डिपेंडेंट है किस पर, x पर।
x बदलेगा, x बढ़ेगा, x घटेगा, उसके बढ़ने घटने के अनुसार y पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, वह भी बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, घटना होगा तो घटेगा। जैसे यहां पर उसका काम करेंगे वैसे ही यहां पर बदलाव हमको दिखेगा। तो x को हम रख रहे हैं, यह स्वतंत्र चर है, और y जो है यह परतंत्र चर है। यहां पर इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि यहां x किसी पर अभी निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन y निर्भर कर रहा है x पर। हाँ, इसी को हम चेंज करते हैं। कैसे? तो देखिए +5 इधर आएगा तो -5, y -5 और इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। 3 मल्टीपल में इधर आएगा तो सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा, यानी कि y -5/3 इज इक्वल टू x। अब देखिए, अब चेंज हो गया, आपके अनुसार ही सारा काम होगा। क्या हो गया अब यहाँ पे? अब यहां पर x हो गया डिपेंडेंट और y हो गया इंडिपेंडेंट, यानी कि अब y बदलेगा तो x भी बदलेगा। तो इस तरह से यहां पर भी हमको बहुपद का ग्राफ निर्धारित करना है। कैसे, इसको हम लोग जानेंगे, क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सीधे ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके कितने जीरोज होंगे। तो ये तो आप समझ चुके हैं, बहुपद देगा तब ना आप बताइएगा रैखिक द्विघात दे करके कि इसमें जीरोज की संख्या अगर रैखिक है तो 1 होगी, द्विघात है तो 2 होगी, त्रिघात है तो 3 होगी। ऐसे जितना अधिकतम घात वाला होगा उतना शून्यक होगा। लेकिन अब हमको यह जानना है कि अगर बहुपद न दिया जाए, बहुपद का सीधा ग्राफ दिया जाए तो कितना उसका शून्यक आपको मिलेगा। तो अब देखेंगे हम यहां पर कि कैसे बहुपद का ग्राफ हम लोग निकालते हैं। बहुपद का ग्राफ आज हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित करेंगे। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, यह हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, उसके बाद उसका बहुपद का भाग वगैरह है और उसके बाद यह चैप्टर समाप्ति हो जाएगा। मतलब कि 2 क्लास और संभवतः 2-3 क्लास में हम इसको क्लियर करेंगे। अब इसको देखिए, बहुपद का ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। बहुत आसान है, आप लोग पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। हम सीधा यहां पे क्वेश्चन से ही आते हैं, क्योंकि अब एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, कंसेप्ट में थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा। यहां पे देखिए, हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, x = 5। x = 5। अगर इसकी हम बात करें, थोड़ा इसको चेंज करें, इसको बहुपद में लाने का प्रयास करें, तो यहां पर देखिए जो यह समीकरण है इसमें चर कौन दिखाई दे रहा है? x का अधिकतम घात कितना है? 1 है, यानी कि निश्चित रूप से इसका शून्य कितना होगा? 1 होगा। अब थोड़ा सा इसको हम काम करते हैं, इसके लिए निकालेंगे इसके वैल्यू को। इसमें हमको एक ही चर दिखाई दे रहा है, एक चर दिखाई नहीं दे रहा है। और आप जानते हैं, मैथ हो या साइंस हो, किसी भी पार्ट में कोई भी चीज इस प्रकृति में कभी नष्ट होती ही नहीं है, सब कन्वर्ट हो जाता है दूसरे रूप में। कुछ छुप जाता है, कुछ दिखाई देता है। जो छुपा होता है उसको निकालना पड़ता है। जैसे हम लोग बचपन में आंख मिचौली खेलते हैं, वैसे ही यहां पर मैथ में भी कोई ऐसा टर्म नहीं है जो शामिल नहीं होता है। हम कहें तो दुनिया का सारा नंबर इसमें सम्मिलित है, लेकिन हमको दिखाई 2 ही दे रहा है और बाकी सब विलुप्त है, छुपा हुआ है, उसको निकाल दो। अब निकालेंगे, सो देखिए कैसे निकालते हैं। x
हम लिख सकते हैं 0 इंटू वाई, चाहे हम लिख सकते हैं x प्लस 0 बराबर 5। हम इसको इतना लिख सकते हैं। आपको यह बताया गया है कि एक समीकरण को दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे? कब? जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी कि जिसको आप लिख रहे हैं फिर उसको सॉल्व करें तो हमको पहले वाला ही समीकरण मिल जाए, तो उसको हम उस रूप में लिख सकते हैं। x प्लस x बराबर 5 को हमने ऐसे लिख दिया, इसको हल करेंगे तो फिर हमको x बराबर 5 मिल जाएगा। इसको फिर हम आगे लिखते हैं x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। अब देखिए आप, हमको दो वेरिएबल दिखाई देने लगा, एक x और एक y। एक का मान रखेंगे, दूसरा का मान हमको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहां पे मान को रखेंगे, जैसे ऐसे तो हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने ले लिया है समीकरण, तो यह उतना बेहतर नहीं है, इसको हटा ही देते हैं, बहुपद के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। हम इसको लिखते हैं ऐसे, px इज इक्वल टू 5, ऐसे ले, यानी कि यह अचर टर्म है 5, लेकिन बहुपद के रूप में है, और यहां पे कह रहा है कि यह x चर का बहुपद है, यानी कि x का मान चाहे आप कुछ भी रखें, लेकिन हमें मिलेगा क्या? तो 5 ही मिलेगा। तो देखिए यहां पर हम लेते हैं, जब x बराबर 2 तो p2 बराबर 5, जब x बराबर -1 तो क्या हो जाएगा? p -1 बराबर 5, जब x बराबर 3 तो p3 बराबर 5। ध्यान दीजिए, हम px को एक एक्सिस पर रखेंगे और x को एक एक्सिस पर रखेंगे। इसके लिए कभी यहां पर अगर हम या जब ग्राफ खींच रहे हैं बहुपद के लिए, तो यहां पर एक मान को रखेंगे तो दूसरा मान प्राप्त होगा। इसके लिए हम दो एक्सिस लेते हैं, एक खड़ा और एक पड़ा। और आप जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि जो पड़ा लाइन होता है, पड़ा एक्सिस होता है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। और यह जो वर्टिकल हो गया, जो खड़ा है, इसको वाई अक्ष कहते हैं। दोनों का जो क्रॉसिंग पॉइंट है वह ओरिजिन होता है। इसका पार्ट हम निर्धारित किया, यह x ले लिए पॉजिटिव पार्ट, यह x डैश हो गया, y हो गया, निगेटिव पार्ट हो गया y डैश। अब देखिए, आप जानते हैं इधर पॉजिटिव वैल्यू को रखेंगे, इधर निगेटिव को रखेंगे, इधर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। ध्यान दें, यह x पार्ट है, यहां पे दो पार्ट है, एक x और एक px। x को लिए हैं 2, तो px आया हुआ है 5। फिर x को लिए हैं -1, तो px को मिला है 5। फिर x को लिए हैं 3, तो px मिला है 5। ध्यान दें, x को इस पे रखना है और px को इस पे रखना है। पहले यहां पे इक्वल डिस्टेंस में हम वैल्यू को ले लें 1 2 3 4 5। इधर नेगेटिव पार्ट को लेंगे -1 -2 -3 -4। ऊपर पॉजिटिव पार्ट को लेंगे 1 2 3 4 5।
अब ध्यान, x का वैल्यू 2 यह हुआ, तो px का 5 यह हुआ। यानी कि दोनों को अगर हम परपेंडिकुलर देखें, लाइन पर आगे बढ़ाएं, यहां पर आएगा 5, फिर x -1 और यह 5 यहां मिलेगा, फिर x3 और px5 यहां मिलेगा। इसको हम मिला दें, यह लाइन हुआ। यह y अक्ष पर कहां काट रहा है? एक पॉइंट पर काट रहा है। यानी कि इसका जो शून्यक होगा, यह बहुपद किसका है? x का, तो इसका एक भी जीरोज नहीं होगा, क्योंकि यह अचर बहुपद है। अचर बहुपद है, इसलिए इसमें जीरोज की संख्या 0 होगी। यानी कि यहां पर यह x पर एक भी पार्ट पर नहीं कटा हुआ है। अगर यहीं एक और देखते हैं कि अगर हम बहुपद px बराबर 3x + 1 ले लें, यहां देखिए कि यह चर का घात कितना है? 1 है, एक घातीय है, x चर का बहुपद है। तो जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो x एक्सिस को कहीं एक जगह क्रॉस करेगा यह, तो यानी कि इसका शून्यक 1 होगा। अगर हम यहां पे द्विघात बहुपद लेते तो यह x एक्सिस पर कहीं 2 जगह क्रॉस करता। यह बहुपद इसका ग्राफ बनाने पर हमको पता चलेगा। ग्राफ जैसे इसका खींचे हैं वैसे ही ग्राफ खींचेंगे, तब हमें पता चलेगा। तो यानी कि इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिस चर का बहुपद होगा वह उस एक्सिस को जितना घात वाला बहुपद होगा उतना बार क्रॉस करेगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि एक आपका ग्राफ दे दिया गया, यह ग्राफ px का है और यहां पर x एक्सिस पर यह 3 पॉइंट पर क्रॉस किया है, तो इसका निष्कर्ष क्या होगा? इसका निष्कर्ष होगा कि इस px बहुपद का शून्यक 3 होगा और यह जो बहुपद होगा वह त्रिघातीय होगा, क्योंकि यहां पे 3 जगह कट रहा है। यह अचर था, यानी कि चर का घात 0 था, इसलिए x एक्सिस पर एक भी जगह नहीं कटा। यहां पर यह एक घातीय है, जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो x एक्सिस पर एक जगह क्रॉस करेगा। तो बहुपद का ग्राफ में आप ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि जितना जिस चर का होगा उस चर पर जितने पॉइंट पर वह क्रॉस करेगा वहीं उसके शून्य की संख्या होगी, और जितना जो मान आएगा शून्य का उतना घात वाला वह बहुपद होगा। तो इस तरह से हम लोग आज गुणज और गुणनखंड बहुपद का ग्राफ यह सब हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग अगले क्लास में जब आएंगे बहुपद में, तो हम लोग शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को पढ़ेंगे। तब तक इतना आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब गुणांक और शून्य के बीच संबंध स्थापित कर लेंगे तो हम लोग उसके द्वारा द्विघात बहुपद का निर्माण कैसे होता है। यहां तो बहुपद से हमने शून्यक निकाला, अगले क्लास में हम जानेंगे कि शून्यक अगर दिया हो तो बहुपद कैसे निकालेंगे, यानी कि ठीक इसका रिवर्स। हमने बताया भी इस क्लास में कि अगर कोई सीधा चलता है तो उसका रिवर्स भी होता है। आप घर से कोचिंग को जाते हैं तो कोचिंग से घर को भी आते हैं, आप घर से बाजार को जाते हैं तो बाजार से घर को भी आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बहुपद से शून्यक निकाले तो शून्यक से हमको बहुपद भी निकालना सीखना होगा। अगले क्लास में हमारा काम वही होगा कि कैसे दिए गए शून्य की सहायता से हम बहुपद को निर्धारित करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि बहुपद से कैसे शून्यक को निर्धारित करते हैं। तो अगले क्लास में हम फिर से उपस्थित होंगे अगले कंसेप्ट यानी कि शून्यक से बहुपद को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद, पुनः अगले क्लास में मिलते हैं।